बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने बायो का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रांचेस बायो की पढ़ी थी। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि बायो के जो बाकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, साइंस की जो बाकी ब्रांचेस हैं उनके साथ इसके क्या रिलेशन है। ठीक है, फिजिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है, जियोग्राफी के साथ और मैथमेटिक्स के साथ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी बायो से रेलिवेंट जो पेशे हैं, यानी मतलब कौन कौन से पेशे हैं जो जिनमें के लिए जो है वो बायो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उनमें अप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट जो है वो कैरियर कौन सा है, मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। तो मेडिसिन का जो शोबा है, जो पेशा है, ठीक है ना, ये किससे डील करता है, ये डील करता है कि तशखीस करना बीमारियों की। ठीक है, डायग्नोज करना मीन्स तशखीस करना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज, और फिर उसके बाद उनका इलाज करना। ठीक है, ये मेडिसिन का जो पेशा है वो इससे डील कर रहा है। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। तो सर्जरी में क्या किया जाता है कि जो भी डिफेक्टिव, जो भी काम नहीं कर रहा पार्ट बॉडी का, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसको ठीक किया जाता है, या फिर ये है कि उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, रिमूव कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स कैन स्टडी these professions in the same course MBBS after higher secondary education in biology। स्टूडेंट्स जो हैं वो इन प्रोफेशंस को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कोर्स में, MBBS में। ठीक है, MBBS करते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर्स के लिए 5 years कोर्स होता है आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, FSC के बाद। ठीक है, बायो रख के, बायो स्टडी करके FSC में, उसके बाद MBBS जो है वो पढ़ के इस प्रोफेशन में जो वो जा सकते हैं। सेकंड जो है वो, फर्स्ट तो हो गया मेडिसिन एंड सर्जरी में बायो का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद फिशरीज में, ठीक है, फिश की जो प्रोफेशन है, फिश प्रोडक्शन की, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा पैदावार फिश की। इट इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, यानी ये पेशावाराना जो है वो स्टडी किया जाता है, मुताला किया जाता है कि इस जो फिश की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, कौन कौन से तरीकाकार हैं। द एक्सपर्ट्स ऑफ फिशरीज वर्क टू एनहांस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो जो एक्सपर्ट्स हैं फिशरीज के, ठीक है, जो फिश फार्म जिन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है, और जो फिश की प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं फिश की प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाना, और उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द बैचलर और मास्टर्स इन जूलॉजी। तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, इस पेशे को, कब, बैचलर के बाद, ठीक है, या फिर मास्टर्स के बाद। ठीक है, जूलॉजी में मास्टर्स करके। ठीक है, जूलॉजी कौन सी ब्रांच है बायो की, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, जूलॉजी, ठीक है, एनिमल्स की जिसमें। फिशरीज हो गया सेकंड। थर्ड है एग्रीकल्चर। ठीक है, ज़राअत में कैसे जो है वो बायो हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए कैसे इस पेशे के लिए इम्पोर्टेंट है। द एग्रीकल्चरिस्ट डील विद द क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, जो ज़राअत के में जो हेल्प करते हैं, मतलब ये फसलें वगैरह उगाते हैं, ठीक है, और ये एनिमल्स ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए सोर्स है फूड का, ठीक है, वो डील करते हैं असल में इससे। स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट प्रोफेशनल कोर्सेज इन मैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, FSC के बाद जाके तो ये प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जिससे उनको फिर ज़राअत साजी का पता चलता है कि किस तरह के बीज होने चाहिए, कैसी फसलें, कौन कौन से तरीकाकार हैं फसलों को, अच्छी फसलों की पैदावार के लिए। ठीक है, ये सब चीजें किस में पढ़ी जाती हैं, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया इसमें एनिमल हस्बेंड्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स, जो भी पालतू जानवर हैं, ठीक है, जिनसे हमें खुराक मिलती है, हमारी खुराक का जो जरिया है, ठीक है, उनकी स्टडी जो है वो उससे ये डील करती है ये ब्रांच। ठीक है, कोर्सेज in animal husbandry are also done after the higher secondary education in biology। तो बायोलॉजी में FSC में जो है वो बायोलॉजी के साथ करने के बाद जो है वो ये कोर्सेज किए जाते हैं। ठीक है ना, ये एनिमल हस्बेंड्री के, जिसमें फिर ये बताया जाता है कि ये जो जानवर हैं अच्छी पैदावार के लिए, ठीक है, अच्छी जो उनकी ब्रीडिंग कैसे की जाए, ठीक है, इनसे ज्यादा से ज्यादा दूध और
गोश्त और ये चीज़ें कैसे हासिल की जाएंगी, ठीक है। ये सब तरीकाकार जो है वो इसमें बताए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। आगे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, इसमें बताया जाता है इट इज़ अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इसमें जो है वो जो ये किसकी साइंस है, ये हमें जो है वो बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट की काश्त कैसे की जाए, ठीक है, फलों की, फूलों की, ठीक है। और उसके अलावा जो ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो आराइश के लिए जो प्लांट्स, ठीक है, खूबसूरती के लिए जो उगाए जाते हैं, ठीक है, कल्टीवेट किए जाते हैं, उनको कैसे, उनकी कल्टीवेशन कैसे की जाए, ठीक है, क्या क्या तरीकेकार इस्तेमाल किए जाए। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन डू द कोर्सेज ऑफ हॉर्टिकल्चर आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो ये भी जो है वो कोर्सेज कराए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर के कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, ठीक है। इसके लिए भी बायो पढ़नी जरूरी है, ठीक है। यानी कि हमें बायो जो है वो इन इन जगहों पे जाने के लिए, इन इन पेशों को अपनाने के लिए हमें पहले बायो पढ़ना जो है वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। हम पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें जो है वो हम जा सकेंगे इन पेशों में। नेक्स्ट है इसका फॉरेस्ट्री। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट। यानी जो कुदरती तौर पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, उनको कैसे उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए, उनको मेंटेन रखा जाए, और फिर नए जो फॉरेस्ट हैं उनको कैसे ग्रो कराया जाए, ठीक है। ये सब किस में सिखाया जाता है, ये फॉरेस्ट्री में सिखाया जाता है। फॉरेस्टर आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट एंड फाइंड्स द वेज टू मेंटेन फॉरेस्ट। तो अब वो उस फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी ट्रीज की टाइप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, जो ज्यादा बेहतर तरीके से जिनका उसमें उस एनवायरनमेंट में वो फॉरेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और उनको मेंटेन रखा जा सकता है, ठीक है। ये सारे तरीकाकार जो है फॉरेस्ट्री में सिखाए जाते हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर एजुकेशन। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये फॉरेस्ट्री के कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसी तरह से फार्मिंग भी है, ठीक है। फार्मिंग जो है वो भी एक शोबा है जिस प्रोफेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर डेवलप। तो बहुत से फॉर्म्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म्स फॉर एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, फ्रूट फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। तो एनिमल्स के लिए जैसे फॉर्म्स रखे जाते हैं, मुर्गों के पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स के बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एक्सेट्रा कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। तो ये जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है या फिर एनिमल हस्बेंड्री का या फिशरीज का, यानी जो कोर्सेज इन्होंने ये जो कोर्सेज किए हुए हैं जिन स्टूडेंट्स ने, वो इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। फिर आगे बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट वन बायोटेक्नोलॉजी है। इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये लेटेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है, इसकी फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजीज वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स टेक कोर्सेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर एजुकेशन और बैचलर स्टडीज ऑफ बॉटनी और जोलॉजी। तो बॉटनी और जोलॉजी में बैचलर करके, ठीक है, बीएससी करके, तो स्टूडेंट्स जो है वो ये बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें इसके जरिए जो है वो आगे इस फील्ड्स में जा सकते हैं, इन फील्ड्स में। तो नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की फील्ड में जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो उनका क्या किरदार था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया। तो फर्स्ट थे जाबिर बिन हयान, ठीक है, अब्दुल मलिक असमई और पोली सीना, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर बताए हुए कि उन्होंने क्या क्या काम किया, ठीक है। Muslim scientists and philosophers had a dominant influence on the scientific and social horizons of the world. Their views are highly respected and taken as authority. Some of famous Muslim biologists are. तो कौन कौन से फेमस बायोलॉजिस्ट हैं, पहले हैं जाबिर बिन हयान, ठीक है। जाबिर बिन हयान ने क्या किया था, ही वाज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। ईरान में वो पैदा हुए और मेडिसिन की प्रैक्टिस उन्होंने इराक में की। इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। उन्होंने केमिस्ट्री पर जो है वो एक्सपेरिमेंट, जो तजर्बाती तहकीकात की, ठीक है। एंड रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स पर इन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान। These books help biologists for their research on plants and animals. और इन बुक्स ने जो है वो जो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उनकी मदद की कि वो प्लांट्स और एनिमल्स पे जो रिसर्च है वो कर सकें, ठीक है। जाबिर बिन हयान जो है उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो है वो केमिस्ट्री पे बहुत से एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की, ठीक है, यानी तजर्बाती तहकीकात को इंट्रोड्यूस कराया, मुतारफ कराया, ठीक है। बहुत सी बुक्स लिखी। उनकी कौन कौन सी बुक्स थी, अल नबातात एंड अल हैवान। ये जाबिर बिन हयान की बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट कौन से हैं, अब्दुल मलिक असमई। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। तो ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को इन डिटेल जो है वो क्या किया, स्टडी किया, ठीक है।
His studies helped in getting more knowledge about animals. His famous writings include, अब इनकी कौन कौन सी जो हैं वो बुक्स थी, अल अबिल, ठीक है, कैमल के से रेलिवेंट ये बुक इन्होंने लिखी, अल खेल हॉर्सेस पे, ठीक है, अल वहूश एनिमल्स पे, एंड खलकुल इंसान, यानी इसमें इंसान के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स थे इन सब चीज़ों को उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। अब्दुल मलिक अस्मई ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स पे इन डिटेल बात की थी, सिर्फ जो है वो बुक्स लिखी थी, ठीक है, बहुत सा नॉलेज दिया एनिमल्स के बारे में। थर्ड जो है वो बोलिसीना, बोलिसीना जो थे ये मेडिसिन में के फाउंडर थे, ठीक है, ये मेडिसिन के फाउंडर थे, और इन्होंने जो है वो इनकी जो कौन कौन सी बुक्स थी, इनकी बुक्स थी अल कानून फिल तिब, ठीक है, प्रूव वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ डिजीजेस, ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत सी बीमारियों की के बारे में, ठीक है, लिखा, बहुत सी बीमारियों के बारे में लिखा जो कि आगे साइंटिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई, एंड देयर ट्रीटमेंट्स, और इनके फिर इलाज भी उन्होंने लिखे, दिस नोन एज द कैनन्स ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट। तो फिर ये जो है उन्होंने इसको इनको क्या कहा जाता था, कैनन्स ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट, इनको नाम दिया गया था बोलिसीना को। ठीक हो गया। ये कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, हमने कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट देखे हैं के बारे में पढ़ा है, जाबिर बिन हयान, ठीक है, अब्दुल मलिक अस्मई एंड वो अली सीना, ठीक है, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की, क्या क्या मतलब काम किए इस फील्ड में, बायो की फील्ड में, ठीक है। जाबिर बिन हयान जो थे उन्होंने क्या किया था, नंबर ऑफ बुक्स लिखी थी पौधों पे और जानवरों पे, ठीक है, और उनकी फेमस जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, अल नबातात एंड अल हैवान, ठीक है। और ये आपसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फील्ड की बायो की फील्ड में आप जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन बताएंगे क्या है, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की थी केमिस्ट्री में, ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स लिखी थी एनिमल्स और प्लांट्स पे, ठीक है, अल नबातात एंड अल हैवान जो है वो उनकी फेमस बुक्स थी। फिर अब्दुल मलिक अस्मई जो है ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था एनिमल्स को इन डिटेल, ठीक है, उन्होंने एनिमल्स पर ज्यादा काम किया था, और उन्होंने उनकी फेमस बुक्स जो है वो कौन सी थी, अल अबिल, ठीक है, कैमल पे थी, अल खेल जो है वो हॉर्सेस पे थी, और अल वहूश एनिमल्स पे, ठीक है, और खलकुल इंसान जो है फिर जो है वो इंसानों की ह्यूमंस के बारे में बुक थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है बोलिसीना, ठीक है, इन्होंने जो है ये मेडिसिन पे बहुत ज्यादा काम किया था ना, फाउंडर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता था, और इनको नाम दिया गया था एविसिना इन द वेस्ट, ठीक है, ये फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, एंड पोइट भी थे, और उनकी बुक्स कौन सी थी, अल कानून फिल तिब, ठीक है, फिल तिब, और बहुत हेल्पफुल साबित हुई ये डिजीजेस के स्टडी करने में, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये बुक्स के नेम आपने याद रखने, ठीक है, जाबिर बिन हयान की कौन सी बुक थी, ठीक है, फिर अब्दुल मलिक अस्मई की कौन कौन सी बुक्स थी, ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, और वो अली सीना की आपको जो है वो उस तरह से बीच में से पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अब्दुल मलिक अस्मई इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वो अली सीना, ठीक है, वो अली सीना की कंट्रीब्यूशंस बताई, इन्होंने ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन थे, इन्होंने मेडिसिन पे बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है, डिजीजेस की इन्होंने स्टडी भी की थी, और बहुत ज्यादा डिजीजेस को डायग्नोज किया, और फिर उनकी ट्रीटमेंट की स्टडी, ये सब चीजें इन्होंने लिखी इस बुक में। ठीक हो गया, ये तो मुस्लिम साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन हो गए। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है कुरान एंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी हमें कुरान पाक से जो है वो जिंदगी के ओरिजिन के बारे में बहुत सी आयात मिलती हैं, ठीक है, जो हमें जिंदगी के ओरिजिन को जो है वो बताती हैं, उसको उसके बारे में हमें हिंट देती हैं। इन कुरान God gives hints about the characteristics of organisms and also instructs us to further study the nature of life. Here are few such guidelines. तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बहुत से हिंट्स दिए हैं ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात के मुतालिक, ठीक है ना, जानदारों की खुसूसियात के मुतालिक, और फिर हमें ये हदायत दी हैं कि हम क्या करें, कि हम लाइफ की नेचर को फर्दर स्टडी करें, मजीद स्टडी करें। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दी हुई हैं। फर्स्ट आपको आयत में वर्स में बताया हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरा, क्या नहीं देखा, अल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया, अन्नस समावाति वल अर्ज़, के आसमान और ज़मीन, कानता थे दोनों, रतक़न जुड़े हुए, फ़फ़तक़नाहुमा, बस हमने उन्हें अलग अलग कर दिया, वजअलना, और बनाया हमने, मिनल माई, पानी से, कुल्ल शैइन हय्य, हर जिंदा चीज को, अफला युमिनून, क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाते। क्या
क्या काफिरों ने नहीं देखा? ठीक है, द डिसबिलीवर्स कौन से हैं? ठीक है, जो उन्होंने कुफर किया, क्या उन्होंने नहीं नॉट ऑब्जर्व, नहीं देखा दैट द हेवंस, आसमान एंड द अर्थ और जमीन वर क्लोज, यानी वो मिले हुए थे ना, वो क्लोज थे, बंद थे, मिले हुए थे। देन वी ओपन देम, फिर हमने उनको खोल दिया, ठीक है, एंड वी क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग, और हमने हर जिंदा चीज को किससे पैदा किया? पानी से पैदा किया। वुड दे स्टिल नॉट बिलीव, तो अभी क्या वो अभी तक जो है वो इस बात पर यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं लाते? ठीक है, सूरह अल अंबिया में, ठीक है, ये तीसरी आयत है, वर्स नंबर 30, इसमें अल्लाह ताला ने, ठीक है, जो डिसबिलीवर्स हैं उनको के लिए ये आयत जो है वो नाजिल की। यानी कि अल्लाह ताला ने, इससे हमें क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने हर चीज को किससे पैदा किया? ओरिजिन क्या हर चीज का? वाटर है, ठीक है, वाटर से हर लिविंग थिंग को अल्लाह ताला ने पैदा किया। ठीक है, अब वाटर मेक्स अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स के अंदर ये जो मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म, ये 80 to 90% इसमें क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, ये पानी पर मुश्तमिल होता है। वी आल्सो नो दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, तो हम ये भी जानते हैं कि लाइफ जो है उसको कहाँ से ओरिजिन हुआ? उसका वाटर से हुआ। गॉड हैज ऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग्स टू थिंक अबाउट द हिंट्स गिवन बाय हिम, तो अल्लाह ताला ने इंसानों को क्या हुक्म दिया कि वो सोच विचार करें। ठीक है, उन जो निशानियां हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने दी हैं, उन निशानियों के बारे में क्या करें? सोच विचार करें। ठीक है, उन पर गौर व फिक्र करें। We should study living things so that we can know the mysteries of their origin. तो हम क्या करें? हम स्टडी करें लिविंग थिंग्स को, ताकि हम उनकी जो ओरिजिन है उसकी हकीकत को क्या कर सकें? जान सकें। ठीक है, नहीं उनके उस राज को, मिस्ट्रीज को क्या कर सकें? हम जान सकें। ठीक है, उनको स्टडी करें और फिर हम जान सकें। जितना हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स को, फिर हमें उनके ओरिजिन के बारे में जो वो पता चलेगा। फिर नेक्स्ट आयत है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। ठीक है, ही हैज क्रिएटेड मैन, पैदा किया अल्लाह ताला ने इंसान को फ्रॉम ड्राई क्ले, किसे? खुश्क मिट्टी से, रिंगिंग लाइक पॉटरी। सूरह रहमान, ठीक है, सूरह रहमान में की 14 वर्स है, इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि हमने इंसान को ठीकरी की तरह बचती हुई मिट्टी से पैदा किया। ठीक है, खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। By the hints given in the both these verses, अब इन जो आयात हैं इनमें जो hints दिए गए हैं, we can find the events that occurred during the creation of human beings. यानी हम इसमें इनके जरिए हम वो events find कर सकते हैं, ठीक है, जो इंसान की तख्लीक के दौरान जो रोनमा हुए। We are advised to think over the possible ways through which such events might have occurred. हमें नसीहत की गई है कि हम सोचें। ठीक है, यानी इंसान को किस तरह से पैदा किया गया? ठीक है, किस तरह से खनखनाती मिट्टी से पैदा किया गया। God has also hints at the method of development of animals including human beings. तो जानवरों की डेवलपमेंट कैसे हुई? ठीक है, वो किस किस स्टेजेस से गुजरे और फिर वो एक इंसानी शक्ल जो है, इंसानी जिस्म बना। ठीक है, किन किन मराहल से गुजरने के बाद, ठीक है, इंसानी जिस्म की तश्कील हुई। ठीक है, इन सब इवेंट्स को जो है इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या किया? इंसान को ये ऑर्डर किया है, हुक्म दिया है कि वो क्या करे? इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करे, इनको स्टडी करे और इन पर गौर व फिक्र करे, ताकि उसको अपने ओरिजिन का पता चले कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे पैदा किया। ठीक है, किससे पैदा किया। नेक्स्ट है ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Then we turned the sperm drop into a clot. फिर उस पानी को, ठीक है, किस में तब्दील कर दिया? एक क्लॉट में तब्दील कर दिया। ठीक है, जमे हुए खून में, यानी खून के लोथड़े में तब्दील कर दिया। ठीक है, देन वी टर्न द क्लॉट इनटू अ फीटस लम्प, और फिर इस जो क्लॉट है, ठीक है, खून का लोथड़ा है, इसको इसमें गोश्त में, ठीक है, फीटस लम्प में, गोश्त में तब्दील कर दिया। देन वी टर्न द फीटस लम्प इनटू द बोन्स, और फिर इस गोश्त के लोथड़े को किस में तब्दील कर दिया? हड्डियों में तब्दील कर दिया। उसको फिर जो है वो क्या हुआ? हड्डियों में तब्दील हुआ। एंड देन वी क्लॉथ द बोन्स विद फ्लैश, और फिर जो हड्डियां बनी इनके ऊपर क्या हुआ? इनके ऊपर गोश्त
आ गया, देयर आफ्टर वी डेवलप्ड इट इनटू अनदर क्रिएचर, फिर इससे हमने जो है वो एक नई तख्लीक की। सो ग्लोरियस इज अल्लाह द बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, ठीक है। और जो है अल्लाह ताला क्या है, सबसे जो है वो आला, ठीक है, और सबसे अहसनुल खालिकीन है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यानी पैदा करने वाला है, बहुत अच्छा पैदा करने वाला है, ठीक है, अहसनुल खालिकीन है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हो रही है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से जो है वो पैदा किया इंसान को, ठीक है, और जो है वो बेहतर पैदा करने वाला है, हर चीज का क्रिएटर है, ठीक है। नाउ कुरान आल्सो डिस्क्राइब्स द कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। इसी तरह से ये तो ठीक है, कैसे इंसान को पैदा किया, ठीक है, अल्लाह ताला ने सूरह अल-मोमिनून में, ठीक है, ये बात जो है अल्लाह ताला ने बयान की। नेक्स्ट जो है वो है जानवरों की मॉडल जो है वो जानवरों को कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, उनको कैसे पैदा किया। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, और पैदा किया, अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी मूविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर, कि हर एक चलने वाली चीज को, यानी हर एक जानवर को, ठीक है, हर जानवर को मिन माइन किससे पैदा किया, पानी से। अबिन हम, और इनमें से यानी इन जानवरों में से जो अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, इनमें से कौन से हैं, मई यमशी, जो चलते हैं, अलाबती अपने पेट के बल, ठीक है, जो दे सो सम ऑफ दे मूव ऑन देयर बेलीज, कुछ जो है वो अपने पेट के बल चलते हैं, मींस रेंगते हैं, ठीक है। और मिनहुम मई यमशी अला रिजलाइन, और उनमें से ऐसे भी हैं जो चलते हैं किस पर, अपने पाँव पर, ठीक है, दो पाँव पर चलते हैं। देन मूव ऑन टू लेग्स, ठीक है, इनमें से ऐसे भी हैं जो कि दो लेग्स, दो टांगों पर चलने वाले हैं। और मिनहुम मई यमशी अला अरबा, और इनमें से ऐसे भी हैं जो चलते हैं किस पर, चार टांगों पर, ठीक है। जो चौपाए हैं, यखलुकुल्लाहु मा यशा, पैदा करता है अल्लाह ताला जो वो चाहता है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। एंड सम ऑफ देम मूव ऑन, और उनमें से बाज जो है वो किस पर चलते हैं, बाज जो है वो चार टांगों पर, ठीक है, चार पांव पर चलते हैं, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा कर देता है। हमने ये पुरानी आयात पढ़ी, ठीक है, जिसमें लाइफ के ओरिजिन के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो पैदा किया, और किस तरह से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, ठीक है, और पानी से उनका ओरिजिन हुआ, ठीक। और अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसे जानवर भी पैदा किए जो पेट के बल चलने वाले हैं, मीन्स रेंगने वाले हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो अपने दो पाँव पर चलने वाले हैं, ठीक है, दो टांगों वाले हैं, कुछ जो है वो चार टांगों वाले हैं। तो अल्लाह ताला जो चाहता है, जैसे चाहता है वो पैदा करता है। अल्लाह क्रिएट्स दैट ही विल्स, यानी जो अल्लाह ताला चाहता है वो पैदा करता है। श्योरली अल्लाह इज पावरफुल ओवर एवरीथिंग, तो अल्लाह ताला हर चीज पर ताकत रखने वाला है, कुदरत रखने वाला है। सूरह अल नूर में अल्लाह ताला ने ये आयत एक्सप्लेन की। दिस वर्स एक्सप्लेन्स दैट गॉड क्रिएटेड अर्ली लाइफ इन वाटर, ठीक है, एंड देन एनिमल्स विद लिम्स वर इवॉल्व। तो ये जो वर्सेस हैं ये हमें ये बात बताती हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने जो है वो हर एक जो है वो अर्ली लाइफ जो है वो कहाँ से पैदा की, जो अर्ली लाइफ हुई वो फिश से हुई, अल्लाह ताला ने मछलियों को पैदा किया, और फिर एनिमल्स को, जिनके रेंगने वाले जानवरों को, ठीक है, और फिर दो पाँव पर चलने वाले, और फिर चार पाँव पर चलने, टांगों पर चलने वाले, ठीक है, ये पैदा किए। Amongst such animals, some were created who creep over their bellies, and then some were created who walk on two and some on four legs, ठीक है। आगे जो है वो लेवल्स आ जाते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, इनके अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म बनने में कौन कौन सी जो है वो किन चीजों से मिलके वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, क्या उसकी बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और फिर वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, उनके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। तो फर्स्ट जो है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ठीक है, बायो एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स जो कि जो है इन लिविंग थिंग्स के अंदर जरूरी हैं, ठीक है, उनके लिए एसेंशियल हैं। लाइक अदर काइंड्स ऑफ मैटर, द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर आल्सो मेड ऑफ एलिमेंट्स, तो जो दूसरी मैटर की काइंड्स हैं, ठीक है, उन जैसे वो एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडीज में भी बहुत से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ नेचुरली अपीयरिंग
एलिमेंट्स 16 काइंड्स मेक द बॉडी मास। तो जो टोटल 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से 16 जो हैं वो हमारी बॉडी का मास मीन्स प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है ना। ये लिविंग मैटर है ऑर्गेनिजम्स का प्रोटोप्लाज्म, तो ये 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बनता है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। तो आपसे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय बायो एलिमेंट्स, ठीक है, बायो एलिमेंट्स क्या हैं, और राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। तो वो एलिमेंट्स जो कि टोटल जो 92 एलिमेंट्स हैं उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, बॉडी मास को, लिविंग मैटर होता है ये। तो ये जो है वो इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6, इन बायो एलिमेंट्स में से जो 6 हैं कौन कौन से, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स, ये हमारा 99% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी का ज्यादा मास जो है वो इन एलिमेंट्स से बनता है। अब देखिए इनकी कंपोजिशन आपको नीचे यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की, ये देखें आपको कितना बड़ा एरिया ऑक्सीजन का नजर आ रहा है, ये 65% जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, कितनी है, 65% चाहिए ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को इतनी ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर देखें कार्बन, ये आपको कार्बन का रेड पोर्शन कार्बन का नजर आ रहा है, ठीक है, ये 18% इसको हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। फिर इसके अलावा है हाइड्रोजन 10%, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 3%, ठीक है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, 3% इसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। कैल्शियम 2%, ठीक है, फास्फोरस 1%, और अदर्स जो हैं बाकी उनकी जो है वो भी 1% रिक्वायर्ड है बॉडी को। तो ये एलिमेंट्स जो है वो 99% जो हैं वो हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये आपकी इनकी परसेंटेज आपको इन एलिमेंट्स की याद होगी। सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन की है 65%, ठीक है, फिर कार्बन की 18%। Other 10 potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc, and iodine collectively makes 0.1%, sorry 1% of the protoplasm। तो बाकी जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें जो कुछ है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे पोटेशियम है, ठीक है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, आयोडीन। इनकी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन जो ज्यादा हमारे बॉडी मास है वो इन एलिमेंट से बना हुआ है, इन 6 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस से। और बाकी ये जो है ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिनकी कम अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ये 1% हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, बॉडी प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये हो गए बायो एलिमेंट्स, ठीक है, ये बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी का मास बना रहे हैं, हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आगे जो है इसमें आ रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल आ रहा है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल इन ऑर्गेनिजम्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट बायो एलिमेंट्स कंबाइन एंड मेक बायोमॉलिक्यूल्स। अब जो जानदार हैं उनकी बॉडीज के अंदर ये जो मुख्तलिफ एटम्स हैं, जैसे हमने मुख्तलिफ एटम्स के एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की, ये एलिमेंट्स किससे बने हुए, ये एटम्स से बने हुए। तो ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स ये कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोएलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, 2 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स की। लोअर मॉलिक्यूलर वेट जो हैं उनको कहते हैं हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है। और माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड मेक लार्जर बायोमॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये माइक्रो हैं, कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये किससे मिलके बनते हैं, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पहले ये छोटे वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है ना, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल था इसने मिलके अब क्या बनाया, स्टार्च बनाया। ये जो अमीनो एसिड्स हैं इन्होंने क्या बनाया, ये प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो फैटी एसिड्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। स्टार्च किससे बनता है, ग्लूकोज के मिलने से, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं ये अमीनो एसिड्स से, अमीनो एसिड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। और लिपिड्स जो है वो किससे बनते हैं, ये फैटी एसिड्स मिलके लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स, ये मैक्रो हैं। क्यों, क्योंकि ये छोटी माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बने, छोटी यूनिट से मिलके बने हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टू मेक ऑर्गेनल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये क्या बनाएंगे, ये सेल के ऑर्गेनल्स बनाएंगे। इस सेल के अंदर जो छोटी छोटी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन रिजेंबल एंड मेक द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल, मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे क्या चीज, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ये क्या है, ये देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ये अब क्या बना रहे हैं, ये
ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मींस ऑर्गेनल्स बना रहे हैं, सेल के मजीद जो अंदरूनी साख्तें हैं छोटी छोटी वो बना रहे हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स पर आ जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स बनने शुरू हुए। सबसे पहले एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद थे, उन एलिमेंट्स ने, ठीक है, मिलके क्या बनाए हैं, उन्होंने मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की टू टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद इन मॉलिक्यूल्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, ये ऑर्गेनल्स बनाएंगे, ठीक है। द ऑर्गेनल्स आर द पार्ट्स ऑफ सेल, ये क्या है, सेल के हिस्से हैं, यानी जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक जो ऑर्गेनल है उसका कोई मखसूस फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद होता है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड है किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। राइबोसोम्स किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये कौन सा लेवल हो गया, ये ऑर्गेनल लेवल, ठीक है। इसमें सेल के अंदरूनी जो साख्तें हैं, सेल के अंदर जो पाई जाती हैं, जैसे कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये ऑर्गेनल्स हैं सेल के। तो इन ऑर्गेनल्स का मखसूस फंक्शन होता है हर एक ऑर्गेनल का। जैसे हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनल लेवल हो गया। नेक्स्ट, अब ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स एक सेल बनाते हैं, ठीक है ना, मिलके फिर एक सेल बन जाता है, सेल लेवल आ गया। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जिंदगी की जो खुसूसियात हैं वो सेल के अंदर मौजूद हैं। इट परफॉर्म्स लाइफ एक्टिविटीज एंड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस, ये मुख्तलिफ लाइफ एक्टिविटीज, मुख्तलिफ काम जो हैं उसके अंदर होते हैं, ठीक है। परफॉर्म करता है ये मुख्तलिफ फंक्शंस, और ये रिप्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। इससे एक से दो सेल बनते हैं, फिर दो से मजीद बढ़ते जाते हैं, दो सेल डिवीजन जब होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड of only one cell, while multicellular organisms are made up of many cells, ठीक है। यूनि का मतलब होता है one and multi means many। ये सेल की, अब सेल बन गया, ठीक है। अब सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू लेवल आएगा। नेक्स्ट कौन सा लेवल है, टिश्यू लेवल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस मेक ग्रुप्स, ठीक है। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बहुत से सेल से मिलके बने हैं, जो जानदार, उनमें जो सिमिलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो एक तरह की फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, वो मिलके क्या बना देते हैं, वो ग्रुप्स बना देते हैं। उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स व्हिच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज क्या है, सिमिलर सेल्स का वो ग्रुप जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन प्लांट मेसोफिल टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे पौधों के अंदर, पौधों के पत्तों में होते हैं ना ये मेसोफिल टिश्यूज, ये क्या करते हैं, ये ग्रीन होते हैं और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इन एनिमल्स ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड ऑफ सेल्स व्हिच प्रोड्यूस सिक्रेशंस। इसके अलावा ये तो पौधों में हो गए मेसोफिल टिश्यूज, तो जानवरों में क्या हुआ, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ना, ग्लैंड्स होती हैं, ये टिश्यूज जो होते हैं ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है। ये भी, ये क्या करती हैं, इनसे सिक्रेशंस निकलती हैं, इनसे इनसे हार्मोन्स निकलती हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रेशंस होती हैं जो कि ग्लैंड्स के अंदर से निकलती हैं, कुछ मवाद होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। इनको सिक्रेशंस कहते हैं, फ्लूइड्स को, जो कि ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा टिश्यू लेवल। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन लेवल। अब टिश्यूज जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो मुख्तलिफ टिश्यूज जो हैं वो काम करते हैं मिलके, और फिर मिलके जो है वो एक मखसूस काम करते हैं, ठीक है, फिक्स स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं। such a group of related tissues is called an organ, ठीक है। इसको ऑर्गन कहते हैं। जैसे हार्ट एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। स्टोमक एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। For example, stomach is an organ made of two major tissues, the epithelial, ठीक है, glandular tissues of stomach secretes gastric juice, which digest protein. The muscular tissues of stomach contains and grinds food, ठीक है। तो दो मेजर टिश्यूज हो गए हमारे स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। स्टोमक क्या है, खुद ये एक ऑर्गन है। स्टोमक क्या है, ऑर्गन है, और इसके अंदर क्या है, टिश्यूज हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरे कौन से हैं, दूसरे गैस्ट्रिक, जो कि गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। और दूसरे मस्कुलर टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं, वो कॉन्टेक्ट करते हैं और स्टोमक को, ठीक है, और फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। स्टोमक जो है वो सुकड़ता है और फिर वो रिलैक्स होता है, और इस तरह से फूड की डाइजेशन होती है। तो ये ऑर्गन है, स्टोमक हमारा क्या है, एक ऑर्गन है। नेक्स्ट लेवल आ जाता है इंडिविजुअल। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, तो मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है, एक जो है वो जानदार बनाते हैं।
ठीक है, आगे हमारा है सेलुलर ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये एक हमारा इंडिविजुअल बन गया, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये हमारे पास ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए एटम है। ठीक है, ये एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का है। ठीक है ना। अब ये जो एटम्स हैं, ये देखिए मिलके इन्होंने क्या बनाया, ये मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए ना। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाए और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाए। ठीक है, एटम्स ने। ठीक है, सेकंड लेवल ये हो गया। थर्ड जो है वो क्या था, हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल लेवल था। मीन्स कि इन जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाए, ऑर्गेनल्स बनाए हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये कहाँ होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स जो हैं, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक सेल बनाया है। ठीक है, और ये सेल जो है वो इन्होंने मिलकर सेल्स ने, बहुत से सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यूज बनाए हैं। फिर बहुत से टिश्यूज जो इन्होंने मिलकर क्या बनाया है, एक ऑर्गन बनाया है। ठीक है, और ये जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन्होंने ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक इंडिविजुअल बन गया, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म बन गया, एक जानदार बन गया। जैसे ये ऊपर आपको पूरी एक एनिमल की एग्जाम्पल बताई हुई है, और नीचे ये जो है ये आपको प्लांट की बताई हुई है। ठीक है, और प्लांट भी जो क्या है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये देखें, ये एटम है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, फिर इस तरह से इसके अंदर ये जो है वो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट बन गए। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं ये, और ये जो है ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट हैं ये इसके अंदर। ठीक है, फिर ये मिलके ये प्लांट सेल बना रहे हैं। देखिए ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, इन्होंने मिलके टिश्यूज बना दिए। ठीक है, जैसे हमने कहा था मेसोफिल टिश्यूज हैं। मेसोफिल टिश्यूज जो है इन्होंने मिलके क्या बना दिया, लीव्स बना दिए। लीव्स जैसे एक लीव एक ऑर्गन है। ठीक है, आप जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स, लीव, स्टेम, रूट्स, ये सब मिलके इन्होंने क्या बना दिया है, एक ऑर्गेनिज्म बना दिया है। ठीक है, एक इंडिविजुअल बना दिया है। ये प्लांट पूरा एक प्लांट बॉडी बन गई है। ठीक है, देखें तो इसका इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, देखें ये एक एटम से हुआ। ठीक है ना, एक एटम से हुआ। तो एक किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, इन्होंने मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं डिफरेंट। ठीक है, मुख्तलिफ एटम्स ने मिलके फिर मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर उससे ऑर्गेनल्स बने, ऑर्गेनल से सेल बना, सेल से टिश्यूज बने। ठीक है, और टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं। तो ये थी हमारे पास जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे जो है वो किसी भी जानदार की जो है वो तश्कील होती है, तंजीम होती है, उसके लिए हमने पढ़ाई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पीछे भी पढ़े हैं। तो यूनिसेलुलर वो हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, वो जैसे देखें इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया आ जाती है। ठीक है, यूग्लिना आ जाती है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, और ऑल द फंक्शन लाइक फीडिंग, लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या है, जो मूव करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन जो वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स निकालते हैं, रिप्रोडक्शन आर कैरीड आउट बाय द सिंगल सेल, यानी सारे ये फंक्शंस एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर में। सम वेल नोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, अमीबा, पेरमेशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया और यूग्लिना की डायग्राम्स भी नजर आ रही हैं, ये आपने बनानी भी है सारे। आगे नेक्स्ट अमीबा की भी है। ठीक है, अमीबा है ये, और ये स्ट्रक्चर है अमीबा की, ये अपनी जो है शेप चेंज करता रहता है। ठीक है ना, इसकी कोई एक प्रॉपर शेप नहीं होती। इसके बाद ये पैरामीशियम है, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, जैसे वॉल्वक्स इसकी एग्जांपल है। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉलोनी है, इसके अंदर सिंगल एक वॉल्वक्स है। ठीक है ना, ये पूरी एक कॉलोनी बना रहे हैं। ठीक है, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, जो बहुत से जो सेल होते हैं ना, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, और टिश्यूज नहीं बनाते बल्कि कॉलोनी बनाते हैं, होते हैं वो सिंगल सेल ही होते हैं, लेकिन वो कॉलोनी की शक्ल में रह रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल वॉल्वॉक्स है। आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर में वो जो बहुत से सेल से बने हुए हैं। ठीक है, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने हुए होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट्स हैं जैसे, ठीक है, प्लांट की वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, यानी उसमें क्या है, लीव्स हैं। ठीक है, स्टेम है, और कुछ उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे फ्लावर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर सीड्स बनते हैं। ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये इसकी आपको एग्जांपल दी हुई है इसमें। ठीक है, यू नो दैट द बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव कौन से हैं, जो मतलब जो लीव्स हैं। ठीक है, स्टेम है, ये वेजिटेटिव हैं, और रिप्रोडक्टिव कौन से, फ्लावर्स हैं। ठीक है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव व्हाइल द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट हैज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज फाउंड इन विंटर, ये सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर, और फिर विंटर के एंड पे क्या करता है, ये अपने बीज पैदा कर देता है, इसमें बीज आ जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज
वेजिटेबल, ठीक है, एंड सीड्स यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। तो इसकी बॉडी जो है वो किस लिए यूज होती है, वेजिटेबल्स के, ठीक है, सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और इसके जो बीज हैं उनसे क्या होता है, ऑयल निकलता है, सरसों का तेल। ठीक हो गया। सिमिलरली द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, इसी ये तो प्लांट की बॉडी का बता दिया, इसी तरह से एनिमल की बॉडी जो है वो भी मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनती है, उसमें भी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सेट्रा। मेनी ऑर्गन सिस्टम इज फर्दर मेड ऑफ रिलेटेड, ठीक है, ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं, ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे फ्रॉग है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, एक एनिमल है, इट लिव्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड बट रिप्रोड्यूसेस इन वाटर। तो ये अपनी ज्यादातर जिंदगी का जो हिस्सा वो कहाँ गुजारता है, ये लैंड पे गुजारता है, लेकिन रिप्रोड्यूस जो होता है ये पानी में होता है, पानी में ये अंडे देती है और वहीं पर इसके जो है वो फर्दर ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी ये भी हो गई है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ लें या फिर व्हाट्सएप कर लें क्वेश्चन, ठीक है। अल्लाह हाफिज।